यहाँ प्रेमचंद अग्रवाल बजट को पेश कर रहे हैं और उन्हीं की साइड में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज जब विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई तो हंगामे के साथ हुई, जहां विपक्ष ने तीखे सवाल पूछे और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। विकास के मुद्दों को लेकर साथ ही पीडब्ल्यूडी के मंत्री से भी तीखे सवाल किए विपक्ष ने और अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल पूछे। कई जगहों पर विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रही और विपक्ष सरकार पर हावी होता हुआ नजर आया। पत्थर साबित होंगी। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के समूह को सशक्त करने, उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने, परंपरागत उपज को प्रोत्साहित करने, उनकी आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य के साथ आगामी 7 वर्षों के लिए आईफेड द्वारा वित्त पोषित रूरल एंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट रुपए 771 करोड़ का अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हो गया है। यह किसानों की आय को दुगना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में एक सशक्त प्रयास होगा। देहरादून मसूरी क्षेत्र यातायात व्यवस्था को सुचारू करने, जाम से मुक्ति पाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उद्देश्य से सड़कों का चौड़ीकरण एवं इलेक्ट्रिक बसों की खरीद आदि घटकों के लिए 1750 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एंड मसूरी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास के क्षेत्र में कुल रुपए 4847 करोड़ की 2 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। 2025 करोड़ की इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हल्द्वानी परियोजना की स्वीकृति दिनांक 29 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुई है तथा 2812 करोड़ की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टाउन्स की स्वीकृति दिनांक 23 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुई है। पेयजल आपूर्ति के लिए 2 महत्वपूर्ण बाह्य सहायता परियोजना स्वीकृत हुई है। 38 दूरस्थ व छोटे नगरों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से रुपए 1600 करोड़ परियोजना लागत से उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट तथा देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के लिए सोंग नदी पर लगभग 2021 करोड़ की लागत से बाह्य सहायता सोंग पेयजल बांध योजना भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है। 952 करोड़ की परियोजना लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भारत सरकार से स्वीकृत हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट है कि अप्रैल 2021 से 31 मई 2022 तक लगभग 14,387 करोड़ की बाह्य सहायता परियोजना की सौगात केंद्र सरकार ने हमको दी है। यही नहीं, विगत 5 वर्षों में विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं व अनुदानों के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण सहायता भी प्राप्त हुई है। महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के में कुल 28,075.88 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इन 5 वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त वार्षिक अनुदान का औसत रुपए 5,615 करोड़ 18 लाख था। 2017-18 से 2021-22 तक 55,841.03 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार औसत वार्षिक अनुदान रुपए 11,168.21 करोड़ रहा है। निश्चित ही यह डबल इंजन की सरकार का ही कारण संभव हुआ है। महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में कुल पूंजीगत प्रव्यय 21,364 करोड़ था, जबकि 2017-18 से 2020-21 तक 4 वर्षों में ही 24,052 करोड़ का पूंजीगत प्रव्यय हो गया था। यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान रुपए 7,112 करोड़ को सम्मिलित किया जाए तो 2017-18 से 2021-22 के 5 वर्षों में कुल रुपए
31,164 करोड़ का पूंजीगत व्यय परिव्यय हुआ है। इस प्रकार 2012-13 से 2016-17 की तुलना में 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि में 45.87% की वृद्धि हुई है। यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन के लिए और राज्य के भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा अवसंरचना के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में 894 करोड़ का पूंजीगत सहायता स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य घटकों से सशर्त पूंजीगत सहायता मिलने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत लोक निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, युवा कल्याण आदि अनेकों विभागों की परियोजनाएं आच्छादित की जा रही हैं। हमारे राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए यह योजना एक संजीवनी बनकर आई है। इसीलिए हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि समयबद्ध तरीके से योजना का पूर्ण पालन किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2022-23 के आय व्यय से सम्मानित सदन को अवगत कराने से पूर्व मैं किसानों, उद्यमियों, व्यवसायियों, शिक्षकों, चिकित्सकों, माताओं, बहनों व युवाओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। वो खून पसीने की स्याही से सबकी किस्मत लिखते हैं, उस फौलादी नींव पर हम विकास पथ पर बढ़ते हैं, हम विकास पथ पर बढ़ते हैं। अब मैं 2022 के आय व्यय से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। नियोजन, वित्त और प्रशासन। माननीय अध्यक्ष जी, समुचित नियोजन के बिना विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि राज्य में संचालित योजनाओं का समुचित अनुवेक्षण हो, संसाधनों की अभिवृद्धि के अनवरत प्रयास हो, मितव्ययता हो, समुचित कानून व्यवस्था हो तथा नवाचार व नवीन प्रौद्योगिकी को निरंतर बढ़ावा मिले। ई गवर्नेंस प्रणाली के अंतर्गत राज्य में विभिन्न विभागों में संचालित परियोजनावार कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की ऑनलाइन पोर्टल ई आकलन से समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में 5 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु एक कैपिटल डैशबोर्ड तैयार किया गया है। प्रदेश में संचालित की जा रही बाह्य सहायतित परियोजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु EAP डैशबोर्ड तैयार किया गया है। राज्य योजना आयोग की वेबसाइट www.spc.uk.gov.in के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस आमंत्रित किए जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है। वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने व उनके कौशल विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उत्तराखंड द्वारा देश की कई नामी संस्थानों के साथ पहली बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया है। संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद तथा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैदराबाद के साथ प्रदेश के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल विकसित करने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अनुबंध किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान द्वारा 2200 कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व अभिवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर विभाग के तत्वाधान में विभिन्न नवाचारी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। एक विवेकपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के माध्यम से संभावित करामचन टैक्स इवेजन के जोखिमों को कम किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में करामचन को रोकने तथा प्रवर्तन इकाइयों की प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने हेतु मुख्यालय पर कंट्रोल रूम का गठन किया जाना प्रस्तावित है। ई वे बिल प्रणाली के विश्लेषण को प्रभावी बनाए जाने हेतु राज्य सरकार पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम परियोजना के माध्यम से वीडियो एनालिटिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा सूचनाओं का डाटाबेस तैयार किए जाने का कार्य प्रस्तावित है। जीएसटी के उपभोग आधारित कर प्रणाली होने के कारण उत्तराखंड राज्य के उपभोग स्वरूप का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है, ताकि तदनुरूप राजस्व अभिवृद्धि हेतु कार्यनीति बनाई जा सके। करदाताओं के मध्य जीएसटी अनुपालनाओं का अधिक प्रचार प्रसार किए जाने के लिए हमने गंभीर प्रयास प्रारंभ किए हैं। जन जागरूकता के विभिन्न विषयों को भी विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी,
अधिकाधिक व्यापारियों को पंजीयन प्राप्त किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा पंजीकृत व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के दोहरे उद्देश्य व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। बजट पूर्व संवाद के दौरान व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में अभिवृद्धि का सुझाव आया था। इस आय व्यय में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 5 लाख की बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष जी, निबंधन कार्यालय में कंप्यूटराइजेशन व पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन किए जाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आम जनता की सुविधा हेतु व कार्य प्रणाली सरल बनाते हुए संपत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किलों दरों को ऑनलाइन प्रदर्शित किए जाने हेतु GIS एप्लीकेशन प्रणाली को अपग्रेड कर और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे आमजन को संपत्ति के स्थान के अनुसार सर्किल दर पर उसका मूल्यांकन करना अधिक सुविधाजनक होगा। निबंधन कार्यालय में ऑथेंटिकेशन EKYC व वर्चुअल प्रेजेंस के माध्यम से कार्य संचालित कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी की अवस्थापना को सुदृढ़ करने से संबंधित सुधार किए जाने प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु यथोचित प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, शासकीय कार्य को पूर्णतः पेपरलेस करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अंतर्गत 31 मई 2022 तक लगभग 2646 आहरण वितरण कार्यालयों द्वारा 75,500 कार्मिकों तथा 1,19,000 पेंशनरों के कुल 53 लाख पृष्ठों को डिजिटाइज कराया जा चुका है। जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में लेखा परीक्षा में नए कार्य क्षेत्रों यथा IT ऑडिट, फ्रॉड एंड फॉरेंसिक ऑडिट आदि पर ऑडिट मैनुअल तैयार किए जा रहे हैं, जिससे लेखा परीक्षा कार्यों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि होगी। राज्य में ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट के संबंध में शिकायत व सुझाव अंकित किए जाने की कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल को 5 जनवरी 2022 को लॉन्च किया जा चुका है। जीरो टॉलरेंस के सूत्र वाक्य का यह एक जीवंत दस्तावेज है। माननीय अध्यक्षा जी, सुशासन हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इसे तो हमारी संवेदनशील सरकार ग्रास रूट लेवल पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में प्रवृत्त क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे राजस्व पुलिस का सुदृढ़ीकरण हेतु समस्त 1216 पटवारियों को पुलिस कार्यों के निर्वहन हेतु मोटरसाइकिल प्रदान करने के लिए इस आय व्यय में 9.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक नारा नहीं अपितु हमारी सरकार का एक जीवन प्रणाली है और हमारी कार्य संस्कृति है। देश और दुनिया में हमारे राज्य की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो, जो समानता और सामाजिक बुनियादों पर मजबूती के साथ खड़ी हो और जो प्रगतिशील हो। राज्य में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार, सामाजिक सद्भाव व लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून, विरासत, गोद लेने, रखरखाव, संरक्षकता इत्यादि एवं समान नागरिक आचार संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस हेतु आय व्यय में नई मांग के माध्यम से 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं सहायक गतिविधियां, अध्यक्ष जी, ये हमारा पथ और हम प्रतिबद्ध यूं स्वयं को झोंक देंगे और क्या उसरों में हम उम्मीदें रोप देंगे। जनता के सुझाव व बजट पूर्व संवाद में अनेक सुझाव कृषि व सहायक गतिविधियों को लेकर भी प्राप्त हुए थे। किसानों के उत्पादों की जंगली जानवरों से सुरक्षा तथा उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। हम अपने कृषक भाई बहनों की पीड़ा को समझते हैं, इसीलिए इस आय व्यय में यथासंभव यथोचित प्रावधान करने का विनम्र प्रयास किया गया है। वर्ष 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है। प्रकृति ने हमारे पहाड़ी जनपदों को पौष्टिक अनाज के उत्पादन के अनुरूप
मृदा व जलवायु प्रदान की है। आवश्यकता है एक संकल्प की, दृढ़ इच्छा शक्ति की, ग्रामीण भाई बहनों के हौसला बढ़ाने की, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की और पौष्टिक अनाज को उचित मूल्य दिलाने की। इस संबंध में बजट पूर्व संवाद एवं आपका बजट आपका सुझाव कार्यक्रम में जनता की ओर से सुझाव प्राप्त हुए थे। सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम की इस नई मांग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में योजना हेतु धनराशि 7.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम लागू किया गया है। गत 5 वर्षों में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में बढ़कर 2,15,000 हेक्टेयर हो गई है। यह कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 34% है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4,485 जैविक क्लस्टर भी संचालित किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जैविक उत्पादों के विपणन हेतु जैविक आउटलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, पात्र कृषकों को कृषि कार्य हेतु विनिवेश के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये प्रति किस्त की दर से प्रति वर्ष 6,000 रुपया का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 9,30,000 कृषकों के खाते में 1,581.46 करोड़ रुपया स्थानांतरित किया जा चुका है। कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक हमारे प्रदेश में 5,73,000 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लघु, सीमांत, महिला कृषकों एवं दूरदर्शी पर्वतीय क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी बैंक एवं मैदानी क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में गत 5 वर्षों में 6,24,000 कृषक बीमित हुए हैं। खरीफ सत्र 2021 तक 1,14,475 कृषकों को लगभग 25 करोड़ 95 लाख क्षतिपूर्ति की गई है। योजना का लाभ अधिक से अधिक कृषकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक भाई बहनों की मेहनत को समुचित व सम्मान दिलाने के लिए तथा उत्तराखंड राज्य के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। जीआई टैग प्राप्त करना उत्पाद की विशिष्टता को सुनिश्चित करते हुए वैश्विक बाजार की बेहतर संभावना उपलब्ध कराता है। प्रदेश की स्थानीय फसलों को जीआई टैग प्रदान कराए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मुनस्यारी राजमा को 2021 में भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 11 फसलों यथा उत्तराखंड मंडवा, झंगोरा, गैत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, भुरांस जूस, चौलाई, अल्मोड़ा, लखोरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल तथा बैरीनाग चाय को जीआई टैग प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार में आवेदन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत 45 से 55% राज्य सहायता प्राप्त की जा रही है। अध्यक्ष जी, किसान भाई बहनों के हित में इस सहायता को 25% बढ़ाकर 70 से 80% किए जाने का प्रस्ताव है। यह सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022 के आय व्यय में इस योजना हेतु कुल धनराशि लगभग 43 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, औद्योगिकी के समग्र विकास हेतु हमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं इस अवसर पर बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत औद्यानिक फसलों हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का विशेष उल्लेख कर रहा हूं। हमारी सरकार भी मुख्यमंत्री एकीकृत औद्यानिक विकास, मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना, मिशन एप्पल, बागानों की घेरबाड़ योजना, वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना, उत्तर फसल प्रबंध योजना, राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण, मशरूम उत्पादन विपणन योजना, कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की योजना, मधुमक्खी पालन की योजना, मधुग्राम योजना आदि योजनाओं के माध्यम से कृषकों की उन्नति में भागीदारी निभा रही है।
कोविड महामारी के समय विभिन्न स्थानों में वापस आए अपने उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना अक्टूबर 2020 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों को 50% अनुदान पर 1,12,000 फल पौध, 3,652 क्विंटल सब्जी बीज, 1,796 क्विंटल मसाला बीज तथा 60% अनुदान पर 27,972 किलोग्राम कीट व्याधिनाशक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही एक रेफ्रिजरेटेड वैन व 2 कुल हाउस स्वीकृत किए गए हैं। योजना अंतर्गत कुल 53,265 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान भाई बहनों के हित की रक्षा के लिए उत्तराखंड फल पौधशाला नियमावली 7 जनवरी 2020 को प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली से विश्वसनीय एवं गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री कृषकों को उपलब्ध हो सकेगी। कृषकों के फसलों को विभिन्न मौसमी कारकों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत औद्यानिक फसलों हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेब, आम, आड़ू, माल्टा, संतरा, मौसमी, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फ्रेंचबीन, मटर एवं मिर्च का बीमा कराया जाता है। क्लाइमेट स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से मृदा के पोषक तत्वों के संरक्षण, सिंचन क्षमता में वृद्धि व उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करने की कार्रवाई गतिमान है। आराकोट में सेब भंडारण हेतु 1,000 मीट्रिक टन क्षमता का कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोर निर्माण कार्य प्रगति पर है। हमारे उद्यान नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे हैं। राज्य में स्थापित राज्य उद्यान चौबटिया, रामगढ़ व धनोल्टी को हार्टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में औद्यानिकी विकास हेतु राजस्व मद में कुल राशि 501.37 करोड़ तथा पूंजीगत मद में 36.1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार प्रदेश में चाय के उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है। चाय विकास बोर्ड द्वारा 1,423 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय बागानों का रखरखाव किया जा रहा है। पूर्व में स्थापित चाय बागान घोड़ाखाल, चंपावत, नोटी को जैविक चाय बागानों के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। चाय बागान धौला देवी, डीडी हाट, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागानों में परिवर्तित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है एवं चाय बागानों को टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में चाय विकास योजना हेतु कुल धनराशि 18.4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, कृषि एवं औद्यानिक उपजों की जंगल जानवरों द्वारा हानि पहुंचाने की चुनौती से निपटने के लिए जड़ी बूटी कृषिकरण व वृक्षारोपण हेतु कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र जिनमें जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से पैदा हो रही हैं, उन्हें चिन्हित कर जड़ी बूटियों के विकास हेतु नवीनतम तकनीकी को अपनाते हुए उनके उत्पाद एवं गुणवत्ता में वृद्धि के साथ सीधे कृषकों की आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई द्वारा एरोमा सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए तथा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, मृदा व भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष सगंध फसल आधारित एरोमा वैलियां विकसित किया जाने की योजना है। इन एरोमा वैलियों से वन्य जीवों से परंपरागत खेती को हो रहे नुकसान के कारण बंजर कृषि भूमि को सगंध फसलों द्वारा आबाद किया जा सकेगा। प्रत्येक वैली हेतु विशेष फसल यथा डैमस्क, गुलाब, लेमन ग्रास, मिंट, सेनामन, सुरई, तिमूर, जूनिपर, रोजमेरी, लेवेंडर, चंदन, सिट्रस, हेम्प आदि को चिन्हित किया गया है। राज्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सघन पौधों के तेलों पर आधारित उत्पादों के विकास पर शोध कार्यों हेतु सघन पौधा केंद्र परिसर सेलाकुई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इत्र एवं सुगंध प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2021 को किया गया है। कृषकों को
गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की गई है। इस नर्सरी में 1 लाख पौध प्रतिवर्ष तैयार करने की क्षमता है। अध्यक्ष जी, प्रदेश की आर्थिकी में सगंध पौधा किसान भाई बहनों के लिए नई उम्मीद बनकर आया है। इस आलोक में सगंध पौधा केंद्र के 2 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव हैं। गढ़वाल क्षेत्र में भरसार एवं कुमायूं क्षेत्र में चौबटिया में ये केंद्र खोले जाएंगे। अध्यक्ष जी, बजट पूर्व संवाद व जनता के सुझाव के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य के भूमिहीन किसानों, काश्तकारों एवं नव युवाओं को मशरूम उत्पादन से जोड़ने हेतु विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बटन, ढींगरी, शिटाको, गैनोडर्मा इत्यादि प्रजातियों का बढ़ावा दिया जा रहा है। हम प्रदेश में मशरूम और औषधीय मशरूम के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की आय दुगना किए जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत सहकारी सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना अंतर्गत मार्च 2022 तक कुल 1,21,056 लाभार्थियों को रुपए 804.76 करोड़ का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसके सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कुल 47 करोड़ की धनराशि ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में संबंधित लाभार्थियों के खाते में जमा की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत लगभग 1,200 स्वयं सहायता समूह एवं 1,50,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के सहकारी विकास निगम के सहयोग से उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के 10,000 भेड़ बकरी पालकों को 250 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों का क्लस्टर आधारित गठन किया गया है, जिसमें लगभग 5,000 महिला सदस्य हैं। योजना अंतर्गत फेडरेशन एवं लाभार्थी के मध्य कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग एंड बाय बैंक का अनुबंध किया गया है तथा भेड़ बकरियों के शारीरिक भाव में वैज्ञानिक पशु पोषण के माध्यम से वृद्धि किया जा रहा है एवं उच्च गुणवत्ता के स्वस्थ स्वच्छ हिमालय गोट मीट को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में टेक्सटाइल एंड वुलन इंडस्ट्री में महीन ऊन एवं लंबे फाइबर की मांग है। ऊन उद्योग की इस मांग को पूरा करने के लिए देश में मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से महीन ऊन आयात किया जाता है। इस आलोक में प्रदेश के भेड़ बकरी पालकों की आर्थिकी को मजबूत करने के उद्देश्य से दिसंबर 2019 में उच्च गुणवत्ता की 240 ऑस्ट्रेलियन मैरिनो भेड़ें आयात की गई। आयातित भेड़ों से नैसर्गिक प्रजनन तथा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से वर्तमान तक लगभग 1,500 उच्च गुणवत्ता की प्योर लाइन मैरिनो एंड क्रॉस ब्रीड मैरिनो संतति प्राप्त हुई है। इसका उपयोग राज्य के भेड़ पालकों की भेड़ों में ऊन उत्पादन व मांस उत्पादन में वृद्धि करते हुए भेड़ पालकों की आजीविका संवर्धन करने में किया जा रहा है। यह प्रयास देश एवं प्रदेश को ऊन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। भेड़ों के साथ साथ बकरियों में भी नस्ल सुधार हेतु अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से आयातित ऑस्ट्रेलियन मैरिन भेड़ों व उच्च गुणवत्ता के बकरों के वीर्य से राज्य में व्यापक स्तर पर नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं को विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जंगल में चारा एकत्रित करने जाना पड़ता है। इनमें न केवल अत्यधिक समय लगता है अपितु दुर्घटना होने व जंगली जानवर से जान का खतरा भी है। एक संवेदनशील सरकार का परिचय देते हुए हमारी सरकार ने वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री घरसियारी कल्याण योजना को 4 पर्वतीय जनपदों में प्रारंभ किया। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस महत्वपूर्ण योजना का विस्तार इस वित्तीय वर्ष में
सभी 9 पर्वतीय जनपदों में किया जा रहा है। यह आय हेतु आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। पशु प्रजनन फार्म कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत देशी नस्ल की गायों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना इसी वर्ष जनवरी माह में की गई है, जिसमें रेड संधी, साहिवाल एवं गिर नस्ल की पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। प्रक्षेत्र पर देशी नस्ल की गायों में ओवम पिकअप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एवं फील्ड इम्ब्रोयो ट्रांसफर की स्थापना के अंतर्गत वर्तमान तक 472 उत्कृष्ट नस्ल की संस्तति प्रक्षेत्र एवं पशुपालक के द्वार पर उत्पन्न हो चुके हैं। पशुधन बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 तक 24,682 पशु बीमित किए गए थे, जिनमें 9 गुना वृद्धि करते हुए 2,25,882 पशुओं को बीमित किया जा चुका है। राज्य में स्थापित देश की प्रथम राजकीय लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2019 से लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन प्रारंभ किया गया है, जिनमें अभी तक 7,36,000 वीर्य एक्स्ट्रा उत्पादन किया गया है। लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भधारण से 90% से अधिक बछिया उत्पादित हो रही हैं, जो न केवल पशुपालकों की आय दुगनी करने में सहायक होगा, अपितु आवारा पशुओं की संख्या में नियंत्रण लाने में भी सहायक सिद्ध होगा। हमारी सरकार की मंशा यह है कि आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल में चरणबद्ध तरीके से लिंग वर्गीकृत वीर्य के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को 100% तक विस्तार किया जाएगा। इस आय व्यय में इस हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पशुओं की पहचान हेतु वर्ष 2016-17 तक पंजीकृत 73,379 पशुओं के सापेक्ष लगभग 32 गुना अधिक गाय एवं भैंसों की टैगिंग करते हुए वर्ष 2021-22 तक 23,72,669 इनऑफ पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, निराश्रित गौवंश के प्रति हम संवेदनशील हैं। इधर उधर भटकते गौवंश से विभिन्न शहरों में जाम की स्थिति, समस्या व स्थानीय कृषि उत्पादों को नुकसान भी हो रहा है। हमारी सरकार गौवंश की सुरक्षा एवं संरक्षण के इंतजाम को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संवेदनशील सरकार ने गौ सदनों की स्थापना हेतु गत वर्ष के बजट प्रावधान को 6 गुना बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चंपावत में दुग्धशाला की क्षमता 10,000 लीटर प्रतिदिन बढ़ाकर 20,000 लीटर प्रतिदिन तथा पिथौरागढ़ में दुग्धशाला की क्षमता 5,000 लीटर प्रतिदिन से 10,000 लीटर प्रतिदिन करने की कार्रवाई गतिमान है। औद्योग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं कौशल विकास। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह हर्ष है कि औद्योगिक क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण होने से उत्तराखंड में नए उद्योग आकर्षित करने का वातावरण तैयार हो रहा है और पूर्व में चल रहे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं सेवा योजकों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित हो रहे हैं। उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में उद्योगों के अनुरूप वातावरण बनाने में हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इंस्पेक्टर राज के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित कारखानों के निरीक्षण का कार्यक्रम प्रतिमाह कंप्यूटराइज ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा रैंडम आधार पर निर्धारित किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष की पूर्व सहमति के बिना निरीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। निरीक्षण किए जाने के 48 घंटों के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट को अपलोड किए जाने की व्यवस्था भी की गई है। भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किए जाने हेतु निर्मित किए गए ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की कार्रवाई सतत रूप से गतिमान है। दिनांक 31 मई 2022 तक 29,61,496 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। यह राज्य को आवंटित लक्ष्य 31,500 का लगभग 99% है। राज्य ने ई श्रम पर पंजीकरण की इस महत्वपूर्ण योजना में देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिस हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सम्मान पत्र भी प्रदान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं को स्वावलंबी बनाने एवं राज्य की आर्थिकी में सुधार हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तराखंड कौशल विकास मिशन के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राज्य पोषित एंटरप्रेन्योर
शिप एम्प्लॉयमेंट लिंक्वेड प्रोग्राम तथा बाह्य सहायतित उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर युवाओं को स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर के जिला कौशल विकास योजना को वर्ष 2020-21 के जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत जिले का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके आधार पर आगामी वर्षों में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। युवा के कौशल को पहचान दिलाने एवं कौशल विकास को प्राथमिकता बनाए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर के विजेता राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं तथा राष्ट्रीय विजेताओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। मुझे अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2021 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य के 5 युवाओं द्वारा पदक हासिल किए गए हैं। इनमें 2 युवाओं द्वारा 3D डिजिटल आर्ट एवं साइबर सिक्योरिटी की श्रेणी में संघाई में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के उद्देश्य से विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, अनुपालन भार कम किए जाने से संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य में ऐसे कानून जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके हैं उन्हें हटाए जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। राज्य में अभी तक ऐसे 682 विधियों व उपविधियों की पहचान की गई है जो अप्रासंगिक हैं और जिनसे निवेश प्रभावित हो रहा है, उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि में प्रदेश में 19,135 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा 47 बृहत उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें 6,748.76 करोड़ का पूंजी निवेश और 1,18,123 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि समन्वय और सूचना साझाकरण की कमी के कारण नियोजन और कार्यान्वयन के बीच व्यापक अंतर मौजूद रहते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक समुचित योजना की आवश्यकता लंबे समय से थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस समस्या का निदान करने के लिए 2022-23 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का समावेश किया गया है। इस योजना से देश के आधारभूत ढांचे में सभी पक्षों के मध्य समन्वय के साथ काम होगा और आधारभूत संरचना के निर्माण में सरकार ने शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की है। राज्य द्वारा स्टेट गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत राज्य की परिसंपत्तियों को GIS मैपिंग कराकर गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य के पूर्ण होने से परियोजनाओं के निष्पादन में समय एवं लागत में अप्रत्याशित कमी आएगी तथा गुणवत्ता में आशातीत वृद्धि होगी। प्रदेश के द्वारा गति शक्ति प्रदेश मास्टर प्लान भी तैयार करने की कार्रवाई गतिमान है। निवेशकों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक कुल 6,697 परियोजनाओं में 37,205.77 लाख के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए, जिसमें लगभग 1,68,005 व्यक्तियों के रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों का ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है। उत्तराखंड भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला पहला राज्य है। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत राज्य में 128 स्टार्टअप योजना को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। 30 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य में 11 इनक्यूबेटर की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अनुमति जारी की जा चुकी है। संपूर्ण राज्य में बूट कैंपों के माध्यम से नवाचारी विचारों का चयन कर उन्हें स्टार्टअप उद्यम के
रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से प्रत्येक 10 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का चयन किया जाता है। हमारी सरकार महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु प्रयत्नशील है। इस हेतु आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं। कोविड-19 के पश्चात लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार के और अभिप्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत 2021-20 में कुल 5,856 लोगों को स्वयं के उद्यम, सेवा व व्यवसाय की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से 194.7 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 20,496 लोगों को स्वरोजगार व रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य ने निरंतर अच्छी उपलब्धि अर्जित की है। वर्ष 2017 से 2021-22 की अवधि में इस योजना अंतर्गत कुल 9,610 इकाइयों की स्थापना की गई, जिसमें लगभग 187 करोड़ 66 लाख की मार्जिन मनी स्थानांतरित की गई। इनमें 77,460 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इस योजना में उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उत्तराखंड में छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों द्वारा संचालित सूक्ष्म सेवा व्यवसाय व उद्यम के संचालन हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना अक्टूबर 2021 में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना अंतर्गत फल, सब्जी, रेहड़ी, चाय ठेली, प्लम्बर, दर्जी, इलेक्ट्रीशियन, लॉन्ड्री, बढ़ई, शिल्पकार तथा छोटे उद्यमी लाभान्वित होंगे। बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, रॉ मटेरियल, बैंक की स्थापना, विपणन तथा वैज्ञानिक सोच व नवोन्मेष के आधार पर नया रूप दिए जाने की संभावना के दृष्टिगत उपलब्ध संसाधनों का यथोचित उपयोग करते हुए प्रत्येक जनपद में 2 उत्पादों को चिन्हित करते हुए उनके उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने हेतु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी आर्थिक विकास एवं स्थानीय लोगों को आर्थिकी के उन्नयन के उद्देश्य से एक जनपद 2 उत्पाद योजना सितंबर 2021 में लागू की गई है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नई निर्यात नीति लागू की गई है। वर्ष 2015-16 में लगभग 11,000 करोड़ के निर्यात के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में 16,000 से अधिक का निर्यात किया गया। राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में राज्य का प्रदर्शन शीर्ष इंप्रूवर की श्रेणी में रहा है। राज्य में स्थापित उद्यमों को कुशल मानव श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत योजना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु 10 करोड़ 5 लाख रुपया का प्रावधान किया गया है। राज्य के 7 उत्पादों यथा कुमाई चोरा ऑयल, उत्तराखंड का भोटिया दान, उत्तराखंड एप्पन, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद एवं उत्तराखंड थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2021 में ही 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से इन उत्पादों की ब्रांड के साथ साथ मूल्य वर्धन होगा और इन उत्पादों के निर्माण में संलग्न उत्पादकों को बाजार मिलने से उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। राज्य के अधिक से अधिक विशेष उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त कराए जाने हेतु सरकार प्रयासरत है। प्रदेश के हस्तशिल्प व हस्तकरघा संबंधित उत्कृष्ट उत्पादों का हिमाद्री ब्रांड के नाम से विपणन किया जा रहा है। कोरोना काल में बुनकर व शिल्पियों को ऑनलाइन विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन पोर्टल अमेजन व फ्लिपकार्ट के साथ अनुबंध किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, सुशासन हेतु आवश्यक है कि सूचनाओं का प्रवाह तुरंत गति से हो, आंकड़ों की विश्वसनीयता हो तथा आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में संबंधित अवसंरचना का विकास होना आवश्यक है। हमारी सरकार के लगभग 4,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल
बिछाने की योजना है। प्रस्तावित नेटवर्क से दूरस्थ स्थानों पर कार्यालय, स्कूल, थाने व अन्य संस्थानों को आच्छादित करते हुए गवर्नेंस के क्षेत्र में समुचित विस्तार हो सकेगा। हमारी सरकार द्वारा पारदर्शी, सुचारू कामकाज को पारदर्शी बनाते हुए उसे एक छत के नीचे